कोई भी बात कहो तो एक मंत्र पकड़ करके बैठ जाती है बचने के लिए, लोग समझे या न समझे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनके पास एक ही जड़ी बूटी है और वो जड़ी बूटी है वोट बैंक की राजनीति। और इसलिए आए दिन सेकुलरिज्म के मंत्र गा करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्पबद्ध हैं। हमारा मंत्र है, हम चाहते हैं देश की भलाई के लिए हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, बौद्ध अच्छा बौद्ध बने, सिख अच्छा सिख बने और हम सब मिलकर के भारत मां को अच्छा बनाने का काम करें, ये हमारी सोच है। भाइयों बहनों, और जब आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है 2014 में परिवर्तन निश्चित है। 2014 में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ये भी निश्चित है, हमें कोई दुविधा नहीं है। और मैं जब सरकार की बात कर रहा हूं तब मैं साफ शब्दों में सुनाना चाहता हूं लोगों को, सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और सरकार का धर्म ग्रंथ होता है भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति, ये सरकार की शक्ति होती है। और सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। हर एक के लिए विकास होना चाहिए। मित्रों, हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति बहुत हो चुकी है। 60 साल हम बर्बाद कर चुके हैं, पीढ़ियां खत्म होने आई हैं। अब हमें वोट बैंक की राजनीति को सदा सर्वदा के लिए दफनाना होगा और हमें विकास की राजनीति पर चलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में विकास के मुद्दे लेकर के आपका समर्थन चाहते हैं। हम देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम देश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। हम नौजवानों को रोजगार मिले, किसान को अपने पैदावार के पैसे मिले, खेत को पानी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, बूढ़ों को दवाई मिले। ये अगर हम मिनिमम चीजें भी अगर करने का संकल्प लेकर के नहीं चलते तो आजादी के 60 साल हमने बर्बाद किए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में एक ऐसी सरकार हम बनाएं जो सरकार आपके भाग्य को बदलने के लिए कृतसंकल्प हो, जो सरकार आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने वाली हो, जो सरकार आपके नौजवान बेटे को रोजगार का प्रबंध कराने के लिए संकल्पबद्ध हो, ताकि शान के साथ लोग जीना सीखें। भाइयों बहनों, विकास का मंत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों की ओर हिंदुस्तान को ले जाना चाहती है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी देश आए दिन हमें ललकारते हैं
और दिल्ली की सरकार चिकन बिरयानी के भोजन परोसती रहती है। जब हमारे 2 जवानों के सर काट दिए गए तो प्रधानमंत्री ने सीना तान करके कहा कि अगर आगे ऐसा हुआ तो हम देख लेंगे। कुछ ही दिनों के बाद सीमा पर हमारे जवानों को गोलियों से भून दिया गया। और इतना ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री और भारत की सेना दोनों ने अलग अलग वर्जन दिए। क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि सेना एक बात कहे और रक्षा मंत्री दूसरी बात कहे? मित्रों, ये हालत इन्होंने बना के रखी है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र भागला करो और राज करो का है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, कांग्रेस पार्टी के ब्लड में, कांग्रेस पार्टी की सोच में डिविजिव, विघटनकारी, तोड़ने वाली, भाई से भाई को अलग करने वाली ये मानसिकता भरी पड़ी हुई है और ये अंग्रेजों से सीख करके आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस जहां गई वहां सिवाय बंटवारे उसने कुछ नहीं किया। पहले देश को तोड़ा, दल को तोड़ा, जातियों को तोड़ा, समाज को तोड़ा, राज्यों को तोड़ा, अगड़े और पिछड़ों को तोड़ा। तोड़ना ही उनका कारोबार है। अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें जोड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी। सब समाज को एक साथ लेकर के, हर किसी को जोड़ करके अगर हम आगे चलेंगे तो 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए सामर्थ्यवान है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास की राजनीति चाहते हैं, हम जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। हम 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति के भरोसे हिंदुस्तान का भाग्य निर्धारित करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के पहले कार्यक्रम में आपने जो प्यार दिया है, मैं आपको वादा करता हूं, आपके इस प्यार को मैं ब्याज समेत चुकते करूंगा। दोस्तों, आप जितना देंगे हम आपको सवाया लौटाएंगे। मैं फिर एक बार कानपुर के 1857 के स्वातंत्र संग्राम के इन वीरों से लेकर के आज सुराज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। चलिए, ये थे नरेंद्र मोदी कानपुर में हुंकारते हुए, कांग्रेस को ललकारते हुए और तमाम तरह की बातें की, कांग्रेस पर तमाम इल्जाम लगाए, कांग्रेस को देश से उखाड़ फेंकने की भी बात की। ये बात नरेंद्र मोदी पहले भी दिल्ली की रैली में कर चुके हैं और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए और अपनी बात बार बार जो हाल के दिनों में लगातार नरेंद्र मोदी कहते रहे, नेशन फर्स्ट, ये बात नरेंद्र मोदी यहां भी कह रहे थे। हम नरेंद्र मोदी को फिर से सुनेंगे, उन्होंने जो कहा वो खास बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार हम लौटते हैं स्टूडियो में, बहुत सारे मेहमान हैं, त्वरित प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं इससे कुछ सवाल पूछने से पहले चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के इस भाषण को आप कैसे सम अप करते हैं, पहले आपकी प्रतिक्रिया से। देखिए अजीत जी, किसी भी मास लीडर की एक खूबी होनी चाहिए कि वो जनता से संवाद स्थापित कर सके और नरेंद्र मोदी इसमें सफल नजर आते हैं। उनको चुनाव में कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आज की रैली या इससे पहले की उनकी रैलियों में देखिए
तो वो जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में कामयाब होते हैं। दूसरी चीज, वो वही बोलते हैं जो उनको पता है लोग सुनना चाहते हैं। सरकार के बारे में, किसी नेता के कथन के बारे में जो ना कि कुछ डायलॉग बाजी में मोदी जब भाषण देते हैं, शोले फिल्म का जो चर्चित डायलॉग है, जब बच्चा रोता है दूर दूर तक कहती है मां सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, कुछ इस अंदाज में भी जब मोदी कहते हैं कि बच्चे आंसू पीकर सोते हैं तो मां इस एहसास से रात भर बिलखती है कि बच्चे की हालत क्या होगी। किस्सा गोई कहानियां जब सुनाते हैं ट्रेन की, जब वो ट्रेन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई लड़का जब ट्रेन में चलता है गुजरात के लिए, पूरे रास्ते वो परेशान होता है, मां बार बार फोन करती है कि तुम कहां हो, किस हाल में, तुम्हारा सामान चोरी तो नहीं हुआ, और मां परेशान होती है, बच्चा जब या बेटा जब गुजरात पहुंचता है तब सुरक्षित होता है। इससे लगता नहीं कि पूरे देश में क्या चोर रहते हैं ट्रेन में यूपी। देखिए, मैं समझना चाहूंगा इसको, आप संदर्भ से काट कर अगर आप देखेंगे तो आप जो कह रहे हैं वो वैसा लगेगा। उनका मकसद जो उन्होंने आगे चल के स्पष्ट भी किया, तुलना किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुजरात में क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या है, दोनों की स्थितियों में क्या फर्क है। लेकिन ये किस्सा कोई, देखिए ये डायलॉग कुछ कहने के लिए किस्सा कोई अच्छा है। नेता जब मंच से बोलता है और तो ऐसे डायलॉग बोलता है तो थोड़ी अति नाटक। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपके पास भी आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात जब कह रहे हैं, ट्रेन से जब यूपी से गुजरात चलता है, रास्ते भर उसकी मां परेशान होती है, और जब मां परेशान होती है और बच्चे को फोन करती है कि गुजरात पहुंचे तब तक सुरक्षित नहीं होती है, तो पहला कॉल मोदी जी को भी करती है कि मां और बच्चे के बीच जो संवाद है हॉटलाइन पर मोदी जी सुनते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी जी हर चुनावी रैली में जिस तरह के वो दावे करते हैं, उन दावों की अगर बारीकी से जांच की जाए तो हर बार उन दावों की पोल तुरंत खुल सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि क्राइम रेट, उनके कहने का आशय यह था कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो रैली कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र हमला जिस विषय पर उन्होंने किया वो क्राइम रेट को लेकर के किया। सच्चाई यह है कि खुद गुजरात में 139% क्राइम बढ़ा है, बावजूद इसके कि जो राष्ट्रीय औसत पर अगर देखें तो कई आंकड़े इस तरह के आंकड़ों के आधार पर अगर देखेंगे तो चाहे महिलाओं के खिलाफ क्राइम का मामला हो, चाहे दलितों के खिलाफ क्राइम का मामला हो, चाहे आदिवासियों के मामले में हो, सभी मामलों में क्राइम बढ़ा है। जैसे पूरे देश में बढ़ा है। सिर्फ यही नहीं, वहां कन्विक्शन रेट भी देश में सबसे लो है। आपकी प्रतिक्रिया, बहुत खुश है। मुझे लगता है मोदी जी ने इनकी बात का जवाब दे दिया कि उनको गुजरात की जनता के सामने जब जवाब देनी होगी तो दे देंगे। प्रश्न है यूपी का और प्रश्न है देश का। नहीं, प्रश्न ये है, आज से बोले थे मैं नहीं बोला। नहीं, प्रश्न ये है, जब आप बोले थे मैं नहीं बोला, मुझे बोले सुधांशु जी को बोलने दीजिए। यूपी के अंदर 5000 लोगों की मौत हो, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कोई क्राइम रेट की बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, और उन्होंने कहा है वहां का माहौल में लोग भयभीत हैं, आतंकित हैं। ये कहा है, सही कहा है। देखिए, इस रैली की स्पीच की अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं तो हट के क्या बात हुई है, पहले उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा जो हट के बात हुई है यूपी के परिप्रेक्ष्य में, ये पूरी रैली की स्पीच थी उनकी। उन्होंने सापा पे भी आक्रमण करा, कहा केंद्र की जो गलतियां हैं, और केंद्र की सरकार को बल कौन दे रहा है, सापा बासपा, ये लोग सब मिले हुए और चला रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो केंद्र की सरकार के खिलाफ जो भी चीज है, उसका खमियाजा सापा और बासपा को भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, कैसे भुगतना पड़ेगा? हाँ। एक बार माफ करें, बीच में इसलिए रोक रहा हूं, रेणुका चौधरी त्वरित प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आए मोदी की रैली पर। रेणुका चौधरी क्या कर रही हैं, एक बार सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। वो उनको सुना रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रही कि वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, ये दोनों में बैठ नहीं रही है बात। क्या भूख के बारे में हमें समझा रहे हैं? कुपोषण का शिकार गुजरात में जितना बच्चों को हो रहा है, कभी मोदी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी की से नजर हटा के अपने पीछे कंपाउंड में देखेंगे तो समझ में आएगी कि वो जो कहते हैं ना, वो स्लोगन जो उठवाते हैं, तो उनको समझ में आएगी कि कुपोषण और भूख क्या चीज होती है। उनको समझ में आती तो गुजरात में कुपोषण होनी नहीं चाहिए। जिन बड़े बड़े बातें ये बोलते रहते हैं, इनको ये समझ में आनी चाहिए, मगर नहीं। लोगों को गुमराह करने वाले मोदी